हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस को। और पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। इस वीडियोस में भी मैं अब अपने पिछले क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आपको उन सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि write word equations and then balanced equation for the reaction taking place when option A है dilute sulfuric acid reacts with zinc granules, second है dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon, third है dilute sulfuric acid reacts with aluminum powder और fourth है dilute hydrochloric acid reacts with iron fillings। इनका वर्ड इक्वेशन और साथ ही साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है या फिर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है, यानी वो बनाएगा जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। साथ ही साथ कौन सा गैस इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इसको हमको क्या करना है? केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ये एक्वस फॉर्म में हम लेंगे। अगर वो जिंक यानी Zn के साथ तो सॉलिड फॉर्म में लेंगे, रिएक्ट करता है, वो बनाता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, यानी ये गैस होगा। तो ये इक्वेशन हम लोगों का हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस करना। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जैसे जिंक हमारे प्रोडक्ट में एक है, रिएक्टेंट में एक है, सल्फर प्रोडक्ट में एक है, रिएक्टेंट में एक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 4 है, हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में 2-2 यानी सेम है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या लिखेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है अगर मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम के साथ, तो वो देता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और साथ ही साथ रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम सल्फेट देगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लिखना है हम लोगों को? सिंबल लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा? HCl होगा। ये एक्वस फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम रिबन है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा यहाँ पे। तो ये बनाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और साथ ही साथ रिलीज करेगा H2 गैस। MgCl2 ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना। तो प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन 2 है लेकिन रिएक्टेंट में 1 ही है, तो इसके आगे क्या लगाने होगा? हमको 2 लगा देंगे। तो हमारा क्लोरीन यहाँ 2 है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन हो गया, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो वो देता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ ही साथ वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगर रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ यानी एयर के साथ तो वो देता है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2
SO4 का होल थ्राइस और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ये होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ये होता है सॉलिड, ये होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन और ये होता है गैस। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग वहां से करेंगे जो हमारा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 ही है, तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 एल्युमिनियम हो गया। सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट्स में 3 है, लेकिन सॉरी प्रोडक्ट में 3 है लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 ही सल्फर है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ सल्फर भी हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन जो है रिएक्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास 4 3 12 है, रिएक्टेंट में भी 4 3 12 है। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो वहां हाइड्रोजन के आगे हम 3 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन होगा बैलेंस, पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डी जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी DL हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करता है आयरन फिलिंग्स के साथ यानी आयरन के साथ, तो वो देगा आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड, और साथ ही साथ रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ये सारा जो रिएक्शन है वो उसका है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उनसे लिबरेट होता है, इवॉल्व होता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस सॉल्यूशन में अगर रिएक्ट करता है आयरन के साथ यानी Fe के साथ, तो वो आयरन क्लोराइड बनाता है यानी FeCl3 बनाता है, ये भी हमारा एक्वस होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है जो कि गैस होता है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है, तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े मॉलिक्यूल से। प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन 3 है लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 ही है, तो सबसे पहले उसको इवन कर देंगे। सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, इवन कर देंगे, तो उसके आगे अगर हम 2 लगा दिए तो क्लोरीन हो गया हमारे पास 6 और आयरन हो गया 2। उसके आगे अगर हमने 2 लगाया है तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 आयरन यहाँ है तो 2 आयरन यहाँ भी होने चाहिए। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने हो, प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन हो गए, 6 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 ही है तो 6 इसके आगे लगा देंगे यानी 6 क्लोरीन यहाँ हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसके आगे अगर 3 लगा दिए तो 3 2 6 हाइड्रोजन वहां हो गए, तो ये हो गया बैलेंस एंड इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो भी हाइड्रोजन के कंपाउंड है, यानी उनमें भी हाइड्रोजन होता है लेकिन उनको एसिड नहीं बोला जाता है, तो एक एक्टिविटी के मदद से इसको समझाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड जो होते हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है तो वो आयंस रिलीज करते हैं, यानी वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H+ आयन रिलीज करेंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब वहीं पे जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल को डालते हैं तो वो आयंस में उनका ब्रेकडाउन नहीं होता, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। तो एक्टिविटी के मदद से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हम क्या डाल देंगे, पहला कंटेनर लेंगे तो उसमें हम एसिड डाल देंगे, कोई एसिड डाल देंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अगर उसमें अगर एक बल्ब लगा दिए यानी एक सर्किट अगर पूरा कर दिए हैं, तो अगर उससे करंट पास करेगा तो जो हमारा बल्ब है वो जलेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो बल्ब अगर ग्लो करता है तो सॉल्यूशन से जो है हमारा करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यानी सॉल्यूशन में वो अपने आयंस में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी वहां से करंट पास उसका हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक दूसरे कंटेनर में हम क्या डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे और या फिर अल्कोहल डालेंगे। ग्लूकोज या अल्कोहल को अगर डालते हैं और उसमें बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, बल्ब अटैच करेंगे
और जब उस बल्ब को हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो नहीं ग्लो करता है, नहीं जलता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल जो होता है वो वाटर में मिक्स होने के बाद आयंस में उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो जब तक आयन नहीं रिलीज करेगा, H+ आयन वो नहीं छोड़ेगा, तब तक कैसे वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। तो वही केस कहाँ पे होता है, हमारे इस ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ होता है कि ये H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं, जिसके वजह से आयंस में इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसके वजह से ये ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि वो एसिड है, वही कंपाउंड्स एसिड होंगे, वही हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिड होंगे जो वाटर के सॉल्यूशन में अपने H+ आयन रिलीज करेंगे, वाटर के सॉल्यूशन में H+ आयन छोड़ेंगे, डिसोसिएट होगा उनसे और H+ आयन और अपने बाकी का दूसरा जो कंपोनेंट होगा, चाहे वो सल्फेट हो, क्लोरीन हो या नाइट्रोट हो, उसमें टूट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, जबकि रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता है। कोई सॉल्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई आयंस में उनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब उसमें आयंस होगा ही नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ही नहीं। बिकॉज टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी वी नीड आयंस विच आर प्रेजेंट इन रेन वाटर। जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, रेन वाटर में होते हैं। रेन वाटर में बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, यानी उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, जो कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें नहीं होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए नहीं कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें आयंस नहीं है, और रेन वाटर इसलिए कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि why do acids not show acidic behavior in the absence of water? एसिड जो है absence of water में acidic behavior show क्यों नहीं करते हैं? तो एसिड्स जो है जब उनको पानी में मिलाते हैं, वाटर में जब उसको मिक्स करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करते हैं, और ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। यही हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो जब तक हम एसिड को पानी में नहीं मिलाएंगे ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा नहीं, और जब तक हाइड्रोनियम आयन बनेगा नहीं तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ना ही वो किसी चीज को कॉरोड करेगा, वो हार्मलेस होगा बिल्कुल तब तक जब तक कि उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं मिलाया गया है उस समय तक। जैसे उसमें वाटर मिलाएंगे वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर देगा, और वो जो हाइड्रोनियम आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो H+ आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एनी कंपाउंड और एनी एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 5 solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is A neutral, B strongly alkaline, C strongly acid, D weakly acidic और E weakly alkaline? तो बताना है इनमें कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा हाईली है, कौन सा स्ट्रांगली है, कौन सा वीक है, ये सारे बताने हैं। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूशन है, A, B, C, D, E। इन पांचों का पीएच दिया हुआ है। A का जो पीएच है वो है हमारा क्या है, A का जो पीएच है वो दिया हुआ है 4, 1, 11, 7 और 9। A का पीएच है 4, B का पीएच है 1, C का पीएच है 11, D का पीएच है 7 और E का पीएच है 9। अब बताना है इनमें से कौन कितना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड और 7 से ज्यादा बेस। जैसे जैसे पीएच कम होता है एसिडिटी बढ़ते जाता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ते जाता है बेसिसिटी बढ़ते जाता है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ए जो है उसका पीएच 4 है,
ए का पीएच क्या है 4 है, तो ये एसिड तो होगा, लेकिन कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। कैसा होगा, वीक एसिड, यानी ये ए जो है वो होगा वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। लेकिन बी है उसका पीएच 1 है, तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि इसका पीएच कितना है 1 है। पीएच जितना कम एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा। सी जो है वो 11 है, 9 से ज्यादा है 11, क्योंकि 9 वाला भी बेस है और 11 वाला भी बेस है, दोनों का पीएच 7 से ज्यादा है। ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, और ये होगा हमारा वीकली बेसिक, वीकली बेसिक। इसका पीएच 7 है, 7 वाला हमारा न्यूट्रल होता है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या था, ऑप्शन ए था न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी, क्योंकि उसका पीएच 7 है। बी था स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब वैसे सब्सटेंसेस, वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन है, स्ट्रांगली बेसिक नहीं, स्ट्रांगली अल्कलाइन, बेसिक अल्कलाइन दोनों सेम है। अल्कलीज वैसे है जो वाटर में, बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा, सी, ये स्ट्रांगली अल्कलाइन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रांगली एसिडिक, क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब है जिसका पीएच बहुत ज्यादा कम है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बी हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि उसका पीएच 1 है। फोर्थ है हमारा वीकली एसिडिक, यानी जो सबसे कम एसिडिक है, तो सबसे कम एसिडिक ये है हमारा ए, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन या बेसिक जो है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका पीएच कितना है 9। फिर बोलता है इनको अपने पीएच के अकॉर्डिंगली क्या करना है, अरेंज करना है, तो पीएच के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 11 9 7 4 1, ये एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा और इधर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ठीक है। नीचे वाला एरो है वो बताता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, और ऊपर वाला बताता है कि बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स के क्वेश्चंस। मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से होपफुली एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करते सकते हैं, जहाँ पे आप आगे के बाकी के स्टडीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पिछले सारे वीडियोस दिखेंगे, मिलेंगे वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस। और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप बढ़िया से सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से देखिए। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।